Bismillahirrahmanirrahim. Question number 1. For third order reaction, rate constant has units. अगर हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकालना चाहें तो हमें पता है कि हम थर्ड ऑर्डर को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि मसलन रेट बराबर होगा कांस्टेंट के इनटू रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर 3 होगी। अब जो रेट होता है इसकी तो यूनिट होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। हमें इस के की यूनिट चाहिए। अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 3 है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बेसिकली चूँकि कंसंट्रेशन है तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है इसमें कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। एक भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दूसरा भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब और तीसरा भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब एक जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमें चूंकि के की यूनिट चाहिए तो ये दोनों उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड होने का मतलब है ये मोल इनटू मोल, मोल की पावर 2 थी, उधर जाएगा तो मोल की पावर -2 हो जाएगा। ये डीएम पर डीएम क्यूब, डीएम की पावर -6 था, उधर जाएगा तो डीएम की पावर +6 हो जाएगा। और ये पर सेकंड तो है ही वहीं पे, तो ये वैसे का वैसा आ जाएगा। तो के की यूनिट निकल आई मोल की पावर -2, डीएम की पावर +6 और पर सेकंड। सो द आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फॉर रिएक्शन, अब हमारे पास रिएक्शन है जी 2A + 2B gives C. If concentration of A and B is doubled, अगर A और B की कंसंट्रेशन डबल करें देन रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। तो अब हमें इस इक्वेशन से रेट इक्वेशन बना सकते हैं। ये रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ A और इसकी पावर 2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B और इसकी पावर भी 2। A और B दोनों डबल कर रहे हैं। पहले हम ये देखते हैं कि अगर ये भी 1 हो और ये भी 1 हो तो तब रेट क्या होगा। तो देखिए 1 टाइम आ जाएगा। अब इसको भी 2 कर दें तो देखिए ये 2 × 4 हो गया, इसको भी 2 कर दें 2 × 4, तो 4 × 4 क्या होगा? ये हो जाएगा 16। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 3 है एस्टर और वाटर है, बन रहे एसिड और अल्कोहल। यूनिट ऑफ रेट ऑफ अबव रिएक्शन। भाई जो मर्जी रिएक्शन हो, रेट क्या होता है? रेट बराबर होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम। अब कंसंट्रेशन अभी पढ़ा, यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम क्या है? सेकंड। तो फिर रेट की यूनिट बन गई मोल पर डेसीमीटर क्यूब और पर सेकंड। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 4 है कैटलिस्ट कैन चेंज। कैटलिस्ट क्या चीज़ चेंज कर सकता है? देखिए फ़र्ज़ किया एक रिएक्शन है जिसके अंदर हम कहते हैं कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाली कहानी है, तो इसमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट्स की कम होगी। अब रिएक्टेंट्स डायरेक्ट प्रोडक्ट्स में कभी भी कन्वर्ट नहीं होते। क्या होगा? इन्हें इस तरह एक चोटी तक जाना पड़ेगा और तब जाके ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। तो अब रिएक्टेंट से यहाँ तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड स्टेप है, और प्रोडक्ट्स से यहाँ तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स स्टेप है। और इसी तरह रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान ये जो जगह है, ये जो डिफरेंस है, ये चेंज इन एंथैल्पी है। अब सबसे पहला है के सी। अब जो के सी होता है ये रेशो होता है के एफ और के आर की। अब कैटलिस्ट ने क्या करना है? कैटलिस्ट ने बेसिकली इस चोटी को नीचे ले आना। तो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए कम होगी उतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स के लिए भी कम होगी। यानी ये वाला जो चेंज है ये दोनों के लिए सेम होगा। लिहाजा जितना के एफ बढ़ेगा उतना के आर बढ़ेगा, लिहाजा के सी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बीटा पे है यील्ड। भाई यील्ड तो तब बढ़ेगी ना कि अगर के एफ बढ़ता के आर ना बढ़ता।
या अगर दोनों बढ़ते, के एफ ज़्यादा बढ़ता, के आर कम बढ़ता, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तो गलत हो गया। डेल्टा एच, कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो पोजीशन है ये चेंज नहीं होती, सिर्फ ये जो पीक है उसको ये नीचे ले आते हैं, यानी ये क्या कम कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 5 है, pH of buffer in which concentration of salt and base are 0.1 मोलर और 0.01 मोलर रिस्पेक्टिवली। तो pH निकालनी है, लेकिन आप देखिए दिया हुआ हमें साल्ट और बेस है, इसका मतलब बेसिक बफर है ये, तो फिर फार्मूला होगा हेंडरसन्स इक्वेशन वाला, POH बराबर PKB प्लस ऊपर साल्ट की कंसंट्रेशन और नीचे बेस की कंसंट्रेशन। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो POH हमारे पास कैसे आएगी, ये बराबर होगी PKB कितना दिया है जी 4 दिया हुआ प्लस ये आ गया जी लॉग। अब आप देखें ऊपर क्या है, साल्ट है 0.1 और नीचे है आपके पास बेस और वो कितना है 0.01। अब ये 0.1 लिखा और ये हमने लिखा 0.01। देखिए अगर ये ऊपर वाला पॉइंट मैं हटा दूं तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, और अगर मैं ये नीचे वाला पॉइंट भी हटा दूं तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास 100 आ जाएगा। तो जब हम इसे लिखेंगे तो ऊपर हो गया 100 और नीचे हो गया 10, तो 100/10 का क्या आंसर आएगा, 100/10 का आंसर आ जाएगा 10। इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ 10 कितना होता है 1, तो इस तरह POH बराबर हो जाएगा 4 ये था और इसका आंसर आया था 1, तो आंसर आ गया 5, यानी POH 5 है। अब हम तो जानते हैं कि pH और POH दोनों का जो सम है ये 14 होता है। अब POH है 7, अब हमने निकालनी है pH, तो pH कैसे आएगी, जब ये 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो pH बराबर 14 माइनस 7, तो आंसर सॉरी ये 7 नहीं था, ये कितना था 5 था, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 9, आंसर बीटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आयोनाइजेशन ऑफ फिनोल कैन बी डिक्रीज्ड बाय एडिंग। देखिए फिनोल एक वीक एसिड है, इसकी आयोनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ तब कम या सप्रेस या डिक्रीज हो सकती है जब इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डालें, इसी को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होते हैं मिनरल एसिड, तो इन ऑप्शंस में मिनरल एसिड सिर्फ एक ही दिया होगा और वो कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो द आंसर इज बीटा। Question number 7. If Ksp is equal to product of concentration of ions at particular temperature, then solution is। देखें Ksp किसी भी सॉल्यूशन के लिए ये बताता है कि भी किसी भी टेम्परेचर पर उस पर के कितने आयन होने चाहिए। अब ये जो आयन होते हैं वो होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन। अब हम कह रहे हैं ये बराबर हैं, मतलब जितने आयन होने चाहिए उतने ही हैं, तो फिर ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो आंसर है अल्फ़ा। लेकिन अगर ये जो Ksp और प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन को हम कंपेयर करते हैं और ये प्रोडक्ट ज़्यादा होता Ksp से, मतलब जितने आयन हो सकते थे उससे ज़्यादा है, तो तब ये सुपर सैचुरेटेड होता। और अगर ये प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स कम होता Ksp से, तो इसका मतलब अभी और आयन हो सकते हैं, तो वो सोल्यूशन क्या होता, अनसैचुरेटेड। बहरहाल अब आंसर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 8, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, दिस इंडिकेट्स दैट। अब हमने एप्लीकेशंस पढ़ी हुई हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो उसमें से एक होती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। हम कहते हैं जब Kc वेरी लार्ज तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और कम से कम रिएक्टेंट्स। तो इसका मतलब O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी किससे, O3 से, तो ये ऑप्शन कौन सी हुई, 4। क्वेश्चन नंबर 9,
determine partial pressure of NO at equilibrium if partial pressure of N2, O2 are 4 and 16 torr respectively, जबकि Kp भी हमें दे दिया है। तो अब जब आप Kp लिखते हैं तो Kp बराबर होता है किसके, ऊपर प्रोडक्ट्स हैं NO, तो आप कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO और इसकी पावर क्या होगी 2 होगी, जबकि नीचे हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2 की बजाय हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और इनटू हमारे पास होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब चूंकि ये एक एक मोल था तो इनकी पावर क्या होगी 1 होगी। अब हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, Kp कितना है जी 1 है, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ NO जो है हमने मालूम करना है, तो हम लिख देते हैं कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर हमें पता नहीं है। नीचे क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बता दिया भाई कितना है, ये 4 है और पावर थी 1, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी बता दिया, ये कितना था 16 पावर 1। अब 4 हो गया, ये 16 हो गया, 16 इंटू 4 64, 64 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर बराबर 64। तो जब मैं इस स्क्वायर को इधर ले आऊँगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO क्या होगा 64 का स्क्वायर रूट, और वो क्या हो जाएगा 8। तो आंसर हमारे पास आ गया अल्फा। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास ये रिएक्शन है, प्रोडक्ट्स की भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी हुई है और रिएक्टेंट्स की भी दी हुई है। आपने वैल्यूज पुट करनी और इन्हें सॉल्व करना। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा तकरीबन 2.77। तो इसमें यहाँ ऑप्शन दिए 2.25, तो ये ऑप्शन में मिस्टेक है, तो ये आंसर आ जाएगा 2.77, आंसर डेल्टा। एन एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड in NH4COH solution suppresses the concentration of, लेकिन यहाँ फिर कॉमन आइन इफेक्ट है। NH4OH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये जब आयोनाइज होगा अमोनियम आइन बनेंगे और हाइड्रोक्साइड आइन बनेंगे, जबकि NH4Cl में चूँकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl के रिएक्शन से बना है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब इससे भी अमोनियम आइन बनेंगे और क्लोराइड आइन बनेंगे। अब ये जो आइन है ये कॉमन आइन है, और बेसिकली ये जो NH4Cl था ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये ज़्यादा आयोनाइज होना चाहेगा, जबकि NH4OH वीक है तो ये अनआयोनाइज होना चाहेगा। तो इस तरह क्या होगा, NH4+ की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जबकि ये NH4OH मिलेंगे OH आइन से और वापस NH4OH बनता जाएगा। मतलब ये जो OH आइन हैं इनकी तादाद क्या होती जाएगी, कम। तो यही पूछा हुआ था, किसकी तादाद या मिकदार या कंसंट्रेशन कम होगी, OH आइन, आंसर बीटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी डिटरमिन्ड बाय डिफरेंशियल मेथड, ग्राफिकल मेथड, हाफ लाइफ मेथड। ये सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करने के मेथड हैं, सो आंसर इज डेल्टा। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन बिकम्स हाफ when initial concentration of reactants are doubled। इसका मतलब आप हाफ लाइफ हाफ कर लेते हैं कब, जब कंसंट्रेशन डबल करते हैं। तो ये तो इन्वर्स रिलेशनशिप हुआ। हाफ लाइफ किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, मसलन वो nth हो, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ इस तरह इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि भी इसकी पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो जब आप एक को हाफ कर रहे हैं दूसरी डबल हो रही है, ये एक को डबल कर रहे हैं दूसरी हाफ हो जाती है, तो इसका मतलब है इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो इन्वर्स का मतलब है यहाँ सिर्फ a की पावर 1 बचनी चाहिए। देखिए वो तो तभी होगी जब मैं इस n को भी 2 कर दूँ और ये n भी 2 हो जाए, तो क्या होगा 2 - 1 1। तो ये जो 2 होता है n की जगह जो हमने लिखा है, ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आंसर चार्ली। इक्विलिब्रियम पोजीशन इज शिफ्टेड बैकवर्ड by increasing temperature in all except। भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन बैकवर्ड तब शिफ्ट होती है टेम्परेचर बढ़ाने से जब फॉरवर्ड में एक्सो हो और बैकवर्ड में एंडो हो।
अब देखिए ये भी फॉरवर्ड में एक्सो है, ये भी फॉरवर्ड में एक्सो है, ये भी फॉरवर्ड में एक्सो है, लेकिन बैकवर्ड में एंडो है, इसलिए टेम्परेचर का बढ़ाना बैकवर्ड के लिए फेवरेबल है। लेकिन ये जो बीटा है ये कैसा है, ये एंडोथर्मिक है फॉरवर्ड में, जबकि बैकवर्ड में एक्सो है। तो इसका टेम्परेचर का बढ़ाना बैकवर्ड के लिए फेवरेबल नहीं है बल्कि फॉरवर्ड के लिए फेवरेबल है। तो ये इन सब का उल्टा है, तो आंसर बीटा। KSP फॉर द फॉलोइंग कैन बी रिटन एज। अब KSP लिखने का तरीका क्या होता है? KSP लिखने का एक सिंपल सा तरीका है कि भाई जो भी आयन है उनको लिखना है, लिख दिया, फिर उन आयन्स की कंसंट्रेशन का क्या लेना है, प्रोडक्ट ले लिया, फिर हर आयन के जितने मोल है उतनी उसकी क्या लिख दी, पावर लगा दी। तो ये इसका KSP है। लेकिन यहाँ अगर सॉल्युबिलिटी के लिहाज से हमसे पूछा होता तो फिर हम इसे ऐसे लिखते हैं, हम लिखते KSP बराबर, अब इसकी सॉल्युबिलिटी एक आयन है तो S, इसके दो आयन है तो 2S, लेकिन जो पावर ऊपर है वो वैसी की वैसी, लिहाजा इस तरह का जो इसका KSP एक्सप्रेशन बनता वो S होता और ये 2 2 4S², यानी ये बन जाता आपके पास 4S³। बहरहाल आंसर अल्फा। स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन इज कॉल्ड। भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप या फिर रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं। जबकि एलिमेंट्री स्टेप बेसिकली रिएक्शन के जो मैकेनिज्म में मुख्तलिफ स्टेप्स आते हैं उनमें अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसका एक ही स्टेप हो तो उसे एलिमेंट्री स्टेप भी कह देते हैं। रेट लॉ क्या होता है? स्लो स्टेप से जो रेट इक्वेशन बनती है उसे रेट लॉ या रेट इक्वेशन भी कहते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की जो पावर्स हैं उनका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन अ रिएक्शन A plus B gives products. Rate is doubled when the concentration of B is double. इन जब आप B को डबल करते हैं तो रेट डबल हो जाता है। तो इसका मतलब B का रेट से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब जब डायरेक्ट होगा ना तो B की पावर 1 होगी। अब चूंकि डेल्टा में देखें B की पावर 2 है तो ये तो गलत हो गया। आगे है कि रेट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8 व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स A एंड B आर डबल्ड, यानी A और B दोनों को डबल करें तो रेट 8 गुना हो जाता है। तो फिर रेट लॉ जिसे रेट इक्वेशन भी कहते हैं वो मालूम करना। देखिए हमें एक बात तो अब समझ आ चुकी है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A की कंसंट्रेशन इनटू B की कंसंट्रेशन, और B की पावर 1 है, A की पावर हमें पता नहीं है। अब आप देखें अगर मैं इसको भी डबल कर दूं और इसको भी डबल कर दूं तो देखें सोचने वाली बात है कि 2 की पावर अगर 2 लगाऊंगा तो ये 2 2 4 और 4 2 8 टाइम्स होगा। तो हमें समझ आ गई कि भाई B के लिहाज से तो फर्स्ट ऑर्डर था ही, A के लिहाज से कौन सा होगा? सेकंड। तो ऐसी इक्वेशन सिर्फ कहाँ है? बीटा पे। तो आंसर बीटा। फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट मे बी इक्वल टू आर लेस देन। देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट स्टडी ही तब किया जाता है जब कोई साल्ट पानी में जब हल किया जाए तो वो या तो 0.01 मोलर सोल्यूशन बनाए या इससे भी कम, इससे ज़्यादा हल ना हो, तो उसी के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या KSP की टर्म यूज़ की जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा पे लिखा हुआ है, तो आंसर अल्फ़ा। The rate of a chemical reaction doubles for every 10 डिग्री सेल्सियस rise of temperature. हर 10 डिग्री बढ़ाने पे रेट डबल हो जाता है। If the temperature is raised by 50 डिग्री सेल्सियस, the rate of the reaction increases by about. देखें अगर हमारे पास है जी टेम्परेचर फ़र्ज़ किया 0, अब 0 से हमने चलना है 10 बढ़ाना है, 10 किया, 10 से 20, 20 से किया 30, 30 से किया 40, 40 से किया 50, 50 तक जाना है, पूछा हुआ था 50 तक। अब पहले पे रेट सपोज करना है 1, अब 1 का डबल होता है 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32, यानी 50 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट होगा वो 32 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर बीटा। फॉलोइंग इज द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। कौन सी कंडीशन है जिस पे प्रेशर का कोई असर नहीं होता? भाई मिसाल के तौर पे एक इक्वेशन है 2HI
ये भी गैसीय स्टेट में, ये डीकम्पोज होके H2 गैस और I2 गैस बना रहा है। अब आप देखें रिएक्टेंट के भी 2 मोल हैं और प्रोडक्ट के भी 2 मोल हैं। इसका मतलब एवोगैड्रोज लॉ के कंसेप्ट के मुताबिक जब दोनों के मोल बराबर हैं तो दोनों का वॉल्यूम बराबर है। जब वॉल्यूम बराबर है तो फिर प्रेशर भी बराबर है। तो इसमें प्रेशर का कोई चेंज नहीं आ रहा। अब हम भी अगर इसमें प्रेशर चेंज करेंगे तो इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर यहाँ डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो अब देखिए प्रोडक्ट के कितने मोल हैं? 2, रिएक्टेंट के भी 2, तो आंसर क्या आ गया? 0। तो जब डेल्टा एन 0 तो उस पर प्रेशर या वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आंसर अल्फा। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन द मिनिमम वैल्यू फॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी। देखिए अगर एंडोथर्मिक है तो उसमें हम जब ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ में क्या होगा? रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होगी जबकि प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होगी। अब हमसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछी हुई है। जब हम ये ग्राफ बनाएंगे तो आप देखें इसमें जी ये यहाँ से हम यहाँ आ गए। तो अब ये रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट्स तक जो है ये क्या चीज़ है? ये डेल्टा एच है। अब कॉमन सेंस की बात है कि रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट से तो पहले ऊपर जाना पड़ेगा ना, तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब है कि इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो कि जाहिर सी बात एक्टिवेशन फॉरवर्ड है, वो डेल्टा एच से हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आंसर 4। यील्ड ऑफ अमोनिया इन हैबर्स प्रोसेस कैन बी इंक्रीज बाय ऑल एक्सेप्ट। देखें चूंकि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर का कम करना फेवरेबल है। फेवरेबल मतलब फॉरवर्ड जाएगा, यील्ड बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक। बीटा एडिंग नाइट्रोजन, ये अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है। रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट में से किसी की भी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड, यानी यील्ड बढ़ जाएगी। ये भी सही है। डेल्टा है इंक्रीजिंग प्रेशर। इंक्रीजिंग प्रेशर मतलब डिक्रीजिंग वॉल्यूम। तो चूंकि अमोनिया की फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट के मोल कम है यानी वॉल्यूम कम है, और क्या ज़्यादा है? प्रेशर ज़्यादा है। तो लिहाजा प्रेशर का बढ़ाना उसके लिए फेवरेबल है। तो फिर एक ही चीज़ है, वो क्या है? एडिंग कैटलिस्ट। तो हमने अभी पढ़ा था कि कैटलिस्ट डालने से जितना रिएक्शन फॉरवर्ड बढ़ता है उतना रिवर्स बढ़ता है। लिहाजा यील्ड जो होती है उस पर कोई असर नहीं होता, बस ये है कि इक्विलिब्रियम वक्त से पहले आ जाता है। सो आंसर इज चार्ली। KSP वैल्यूज ऑफ 4 salts आर गिवन विच इज़ मोर सॉल्युबल। भाई सिंपल, जिसका KSP ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो अब इसमें बाकी सब की 10 की पावर में माइनस वाली वैल्यू है एक्सपोनेंशियल, और वो है भी बड़ी वैल्यू माइनस में, जबकि चार्ली में 10 की पावर 10 माइनस 10 है। तो जो पावर माइनस में छोटी है असल में उसकी मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है। तो आंसर चार्ली। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ साल्ट AB। अब KSP बता रहे इतना है जी। व्हाट विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी? भाई अगर वो साल्ट है ना AB, इसका मतलब जब वो आयोनाइज होगा तो A+ बनेगा और B नेगेटिव। जब हम इसका लिखेंगे KSP तो बराबर होगा A+ की कंसंट्रेशन पावर 1 इंटू B- की कंसंट्रेशन, ये भी पावर 1। अभी बताया था कि भाई जितने आयन बनते हैं उतने S लिखते हैं, ये भी S ये भी S। तो फिर KSP क्या हो गया? ये KSP हो गया S²। अब हमें जी S चाहिए, तो ये जो स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो इसकी सॉल्युबिलिटी असल में KSP का स्क्वायर रूट होगा। अब चूंकि KSP कितना है? 0.25 है, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 0.5 आएगा। तो आंसर अल्फा। सिलेक्ट द बफर विच इज़ नॉट एसिडिक। भाई अल्फा में देखें फॉर्मिक एसिड यानी वीक एसिड और सोडियम फॉर्मेट यानी उसका साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये तो एसिडिक बफर है। बीटा NH4OH वीक बेस और NH4NO3 ये साल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ किया गया? HNO3। तो ये तो बेसिक बफर है। तो आंसर बीटा। चार्ली पे क्या है? एसिटिक एसिड वीक एसिड, और पोटाशियम एसीटेट ये साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस यानी KOH से साल्ट बनाया हुआ है, तो एसिडिक बफर है। फिर सोडियम बेंजोएट है और ये बेंजोइक एसिड है।
तो बेंजोइक एसिड वीक एसिड, जबकि सोडियम बेंजोएट उस वीक एसिड का साल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH। तो बाकी सारे एसिडिक बफर हैं जबकि बीटा बेसिक बफर है, तो आंसर बीटा। A buffer is prepared by mixing the solution of equimolar acetic acid and sodium acetate. The pH should be equal to। अब देखिए pH क्या होती है, pH हेंडरसन्स इक्वेशन के मुताबिक बराबर है pKa प्लस सॉल्ट, ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और नीचे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। भाई जब आप कह रहे हैं कि भाई सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन सेम, मसलन ये 10 है तो ये भी 10 है, तो 10/10 1 आ जाएगा। अब log ऑफ 1 क्या होता है, 0। 0 जमा करेंगे pKa में तो जवाब pKa आ जाएगा। इसका मतलब जो बफर है उसकी pH उसमें मौजूद जो वीक एसिड था उसकी pKa के बराबर है, तो आंसर अल्फ़ा। और ऐसे ही बफर को बेस्ट बफर भी कहते हैं, जिसमें बफर की pH उसमें मौजूद वीक एसिड की pKa के बराबर हो। इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर देन प्रोडक्ट्स, अगर रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट से ज़्यादा हों, देन रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड KCS। तो बड़ा एक कॉमन सा हिंट है, बड़ा सिंपल सा, कि देखें Kp और Kc में किस में P आता है, Kp में, और प्रोडक्ट्स में भी P आता है। तो जब प्रोडक्ट्स ज़्यादा तो Kp ज़्यादा Kc से, जब प्रोडक्ट्स यानी P से जो शुरू होता है वो कम तो Kp कम Kc से, और जब प्रोडक्ट्स बराबर रिएक्टेंट के तो Kp बराबर Kc के। तो यहाँ क्या था, यहाँ पूछा हुआ था कि भाई अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट से, मतलब प्रोडक्ट कम है, तो फिर Kp कम होगा Kc से, तो आंसर चार्ली। इन आर्हीनियस इक्वेशन, ये आर्हीनियस इक्वेशन है, विच डिपेंड्स अपॉन कुलायन फ्रीक्वेंसी। देखें इसमें जो K होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, A जो होता है ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है, ये नेचुरल लॉग का बेस है, ये तो वैसे किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब कुलायन फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ बेस करती है और जिसे हम आर्हीनियस कांस्टेंट कहते हैं, तो आंसर चार्ली। जैसे हम कहते हैं ना अफेक्टिव कुलायन ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, तो ये जो A है इसका ताल्लुक अफेक्टिव कुलायन या इनअफेक्टिव कुलायन से है। अगर कुलायन ज़्यादा होते हैं यानी कुलायन फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ कुलायंस पर सेकेंड, जब वो ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर सी बात है उनमें अफेक्टिव कुलायन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा और उस वक्त K भी ज़्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। यूनिट ऑफ स्लोप इन आर्हीनियस इक्वेशन, भाई आर्हीनियस इक्वेशन में जो स्लोप थी वो हमारे पास क्या थी, वो थी -EA ओवर 2.303 और यहाँ पे था R। अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये हमारे पास होती है जी जाउल पर मोल, जबकि ये जो नीचे डिजिट है इसकी तो कोई यूनिट नहीं, R की जो SI यूनिट है वो है जाउल पर मोल और पर केल्विन। अब जाउल जाउल से कैंसिल, पर मोल से, नीचे है पर केल्विन, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा केल्विन। तो इसका मतलब हुई कि स्लोप की क्या यूनिट है केल्विन, आंसर अल्फा। डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड ट्रांजिशन स्टेट, बार बार हमने अभी ग्राफ बनाया, अभी हम फिर बना लेते हैं। फ़र्ज़ किया ये ग्राफ है फॉर एक्सो, तो इसमें क्या होगा रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा जबकि प्रोडक्ट्स की कम। अब अगर हम ग्राफ बनाएं तो क्या होगा, रिएक्टेंट्स ने भी ऐसे एक छोटी पे जाना है फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना। सवाल ये है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी देखिए ये है और ट्रांजिशन स्टेट वो ये है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये असल में क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, आंसर चार्ली। मैकेनिज्म बिलो हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है जी, इसके लिए मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है। अब पहला स्टेप है, दूसरा है, तीसरा है। सवाल ये रेट लॉ बताना है। भाई रेट लॉ क्या होता है, जो सबसे स्लो स्टेप होता है उससे आता है। तो अब आप देखें उसमें Cl लिखा हुआ है, तो अगर मैं Cl2 लिखूंगा तो हाफ होगा, इसी तरह CH Cl3 1 है तो उसकी पावर 1 होगी। तो ऐसी हमें सिर्फ एक ही जगह नज़र आ रही है बात, वो कहाँ है, ऑप्शन चार्ली, आंसर चार्ली हुआ। रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखिए जब भी आप रिएक्टेंट्स के लिहाज से एक्सप्रेस करेंगे ना तो ऊपर होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, नीचे चेंज इन टाइम।
लेकिन चूंकि रिएक्टेंट्स वक्त के साथ साथ कम हो रहे होते हैं, इसीलिए साइन क्या होगा, माइनस। और जब आप प्रोडक्ट्स के लिहाज से लिखेंगे, मसलन PCl3 और Cl2 में से जिसके लिहाज से मर्जी लिखें, तो वहाँ माइनस साइन नहीं आएगी बल्कि प्लस साइन आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ बढ़ रही होती है। सो द आंसर इज अल्फा। इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, भाई जब आप किसी भी चीज़ को लार्ज डाल देते हैं ना, ज़्यादा मिकदार में डाल देते हैं, तो उसके लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो हो जाता है। तो फिर बाकी तो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिक क्लोराइड बचा, तो चूंकि वो एक है तो उसके लिहाज से ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। इसे हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं। तो आंसर चार्ली। विच विल चेंज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद टाइम, वक्त के साथ साथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सी चीज़ चेंज होगी? भाई जो रेट कांस्टेंट होता है वो सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है और किसी चीज़ से चेंज नहीं होता। अगर हम कहते हैं हाफ लाइफ, तो देखें हमारे पास क्या है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब वो भी फर्स्ट है, तो जब 1 - 1 करेंगे 0, तो a की पावर 0 मतलब 1। तो आपके पास तो सिर्फ ये आ गया कि टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। अब इसमें a है ही नहीं, इसका मतलब हाफ लाइफ जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करती, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे या किसी भी और चीज़ पे। इसी तरह देखें चार्ली में रेट ऑफ रिएक्शन, भाई रेट ऑफ रिएक्शन तो हर ऑर्डर का वक्त के साथ क्या होता है, चेंज, क्योंकि रेट होता ही क्या है, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम। तो जब टाइम चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली रेट भी चेंज ही होगा। तो आंसर चार्ली। रेट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑल एक्सेप्ट, भाई अब एक्सोथर्मिक है, रेट हर एक चीज़ बढ़ाने से कहता है बढ़ता है, लेकिन एक चीज़ से देखें टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर बढ़ाने से चाहे एक्सो हो चाहे एंडो, रेट बढ़ेगा ही। यही हमें आर्हेनियस इक्वेशन बताती है। बीटा वॉल्यूम ऑफ वेसल, भाई वॉल्यूम ऑफ वेसल का रेट ऑफ रिएक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ ताल्लुक है, तो ये तो ताल्लुक सिर्फ कब होगा जब हमें पता हो कि भाई ओवरऑल रिएक्शन का वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तब हम बता सकते हैं ना। तो इसका मतलब है ये तो कम और ज़्यादा दोनों सूरतों में हो सकता है। जैसे अमोनिया की फॉर्मेशन में मोल बढ़ रहे हैं, तो मोल कम हो रहे हैं, 2 मोल होते हैं प्रोडक्ट के और 3 मोल होते हैं रिएक्टेंट के, तो मोल कम मतलब वॉल्यूम कम, तो हम भी वॉल्यूम कम करेंगे तो उसके लिए फेवरेबल होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक रिएक्शन है 2HI जो डीकम्पोज होकर H2 और I2 बना रहे हैं, उसमें मोल सेम है, वॉल्यूम सेम है, आप वॉल्यूम बढ़ाओगे कम करोगे उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चार्ली, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जब भी बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, भाई हमें पता है कि भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो कंबस्चन है वो फास्ट होगी, जबकि एयर की प्रेजेंस में कंबस्चन स्लो होगी, मतलब एयर में ऑक्सीजन कम है और जब आप कहते हैं ऑक्सीजन तो इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो बहरहाल आंसर बीटा। अ कैटलिस्ट वर्क्स बाय, कैटलिस्ट क्या करता है? देखिए हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैटलिस्ट का काम ये है कि अगर ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स है और ये है जी एक्टिवेशन एनर्जी या ट्रांजिशन स्टेट वाली पीक। तो कैटलिस्ट क्या करता है? पहली ऑप्शन हमारे पास डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल देखें वो पीक छोटी कर देगा। पहले रिएक्टेंट को जाना पड़ रहा था यहाँ तक, अब वो सिर्फ यहाँ तक जाएगा। बीटा फॉर्मिंग स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, भाई पहले ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बन रही थी, अब यहाँ बन रही है, तो एनर्जी जो है वो पहले से कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। चार्ली, प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथवे, भाई पहले उसका पाथ था ये ऊपर तक जाना, अब वो यहाँ से सिर्फ यहाँ जाएगा और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। अ सर्टन रिएक्शन हैज़ द रेट इक्वेशन, ये रेट इक्वेशन है, रेट इतना है जबकि ए की इतनी कंसंट्रेशन है, बी की इतनी, कैलकुलेट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। भाई अब देखिए ये रेट इक्वेशन है, तो रेट क्या है हमें बता दिया है यहाँ पे, रेट की वैल्यू 2.5
इंटू 10 रेज टू पावर -3 है, जबकि ए जो है उसकी क्या कंसंट्रेशन है 0.2 है जस्ट, जबकि इसकी पावर होगी 1। बी की क्या है 0.050, तो जस्ट 0.05 लिख रहा हूँ मैं। इसकी पावर क्या है जी 2 है। अब बीच में क्या होता है कांस्टेंट के, हमें ये चाहिए। अब के कैसे आएगा भाई, के बराबर होगा ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो ऊपर 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर हमारे पास होगा -3, नीचे क्या होगा 0.2 और साथ होगा 0.05 का स्क्वायर। तो मैं इसे 2 दफ़ा लिख देता हूँ, 0.05 स्क्वायर का यही मतलब है। अब क्या है जी, जब आप ये वाला पॉइंट हटाएंगे मसलन, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आपके पास हो जाएगा 10। ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 100। तो अब आपने 2 टाइम्स ऊपर क्या लिखा है 100 लिखा है, और 1 टाइम आपने क्या लिखा है जी 10, ये लिख दिया जी। अब नीचे सिर्फ बचा 2, 5 और 5। अब अगर मैं ये वाला पॉइंट भी हटा दूं तो नीचे क्या आ जाएगा, हम इसके नीचे लिखेंगे बेसिकली 10। अब देखें हमने इसे बिल्कुल सिंपल कर लिया। अब हमें इसको कैंसिल आउट करना बड़ा आसान होगा। देखिए जी, अब ये जी सपोज 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, इसी तरह ये वाला जो 10 है इस 10 से कैंसिल हो गया। अगर मैं कहता हूँ ये 2 1 ज़ा 2 है तो ये क्या होगा, ये 50 2 ज़ा 100 हो जाएगा। ये 5 1 ज़ा 5 और 5 10 ज़ा 50। अब ये हमारे पास है 10 इंटू 100 और फिर 5 भी है और 10 रेज टू पावर -3 है। भाई ये जो 10 और 100 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। ये 10 रेज टू पावर -3 है, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। सिर्फ क्या बचा हमारे पास 5, तो आंसर 4। हाफ लाइफ ऑफ सर्टन रिएक्शन डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो देखिए क्या रिलेशनशिप हुआ डायरेक्ट, तो भाई टी हाफ ऑफ कौन सा ऑर्डर हो कि भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखें कॉमन सेंस, जब आप कहते हैं डायरेक्टली तो इस ए को ऊपर लाना है आपने। देखिए ऊपर कब होगा, जब मैं यहाँ 0 लिख दूँ तो क्या होगा 0 -1 -1 होगा। मैं इसे ऊपर लिखूँगा तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो टी हाफ ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन ये किसके बराबर होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर 1 के, क्योंकि नीचे -1 था ऊपर जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन डबल, हाफ लाइफ भी डबल एंड वाइस वर्सा। आंसर अल्फा। फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें A + B गिव C + D, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी बात सही है, लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। भाई चाहे एक्सो हो या एंडो हो, हम टेम्परेचर जब भी बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो ये सही है, सही पूछा था तो आंसर अल्फा। बीटा में क्या है, यील्ड ऑफ सी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। बिल्कुल गलत। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिस पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टेंट के भी 2 मोल हैं, प्रोडक्ट के भी 2 मोल हैं। रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बिल्कुल गलत। जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, चाहे वो एक्सो हो चाहे एंडो हो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ेगा। रेट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एडिंग कैटलिस्ट। गलत। कैटलिस्ट जाहिर सी बात है डालेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, रेट तो बढ़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। तो फिर ये बात भी गलत। तो सही कौन सी हुई, अल्फा। If during reaction there is rotation in plane polarized light, then its rate can be determined by, तो फिर ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। अगर लाइट की एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस में फ़र्क आ रहा हो तो स्पेक्ट्रोमीट्री मेथड, और अगर आइंस बढ़ रहे हो या कम हो रहे हो तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड, और वॉल्यूम में चेंज आ रहा हो तो डायलैटोमीट्रिक मेथड। तो अब आंसर बीटा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल मेथड फॉर डिटर्मिनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए ये जो बाकी मेथड है इन सब में जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो हमें कोई फर्दर रिएक्शन नहीं कराना पड़ता, लेकिन टाइट्रीमीट्री में जब टाइट्रेशन कराते हैं तो मसलन हमारे पास रिएक्शन है कि भाई इसमें हमारे पास एक एस्टर है,
तो एस्टर की हम करवा देते हैं जी हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सम मिनरल एसिड। अब इसमें क्या बनता है जी, एसिटिक एसिड और साथ इथाइल अल्कोहल। अब हम इस रिएक्शन का जब रेट मालूम करते हैं तो उसमें रेट का ताल्लुक चूंकि कंसंट्रेशन है, तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें जब टाइट्रेशन करनी होती है तो हम इस एसिटिक एसिड का रिएक्शन करा रहे होते हैं NaOH के साथ, जो कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है वगैरह वगैरह। तो इस तरह हमारे पास एक रिएक्शन होता है और जिसके नतीजे में हमें पता चलता है कि भाई कितना एसिटिक एसिड जो है वो बन रहा है, कंसंट्रेशन में कितना इजाफा हो रहा है। तो फिर उसको टाइम के साथ ग्राफ में प्लॉट करते हैं और उससे हमें क्या पता चल जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का रेट निकालने के लिए हमें ये केमिकल रिएक्शन करना पड़ा, इसीलिए इसका नाम केमिकल मेथड है। तो आंसर डेल्टा। 1 mole of ethyl alcohol and 1 mole of acetic acid are mixed at equilibrium। इतने ग्राम मोल या मोल है एस्टर प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना। भाई अब इस रिएक्शन के अंदर क्या है, ये जी 2 रिएक्टेंट है और दोनों के मोल बराबर हैं। ये 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों के मोल बराबर हैं। जब मैं कहूँगा ना कि टाइम 0 है तो आपके पास ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, तब ये और ये क्या होंगे 0। और जब मैं कहूँगा कि टाइम है कौन सा, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आप देखिए सिर्फ एस्टर की मिकदार दी हुई है, कितनी है जी 0.666। तो जाहिर सी बात है फिर ये भी 0.666 होगी। तो अब ये जो 1 है इसमें से ये इतना यूज़ हो गया होगा ना, तो फिर 1 में से अगर मैं 0.666 निकालूं तो ये बचेगा 0.333 और ये भी बचेगा 0.333। अब हमने इसका केसी निकालना, तो जब केसी निकालेंगे तो ये दोनों ऊपर लिखेंगे, जैसे ये केसी बराबर, ये ऊपर दोनों प्रोडक्ट्स और नीचे दोनों रिएक्टेंट्स। तो देखिए जब 0.666 और नीचे 0.333 और 0.333, तो ये इससे कैंसिल होगा 2 आएगा, ये इससे कैंसिल होगा 2, तो 2 2 ज़ा 4। तो आंसर डेल्टा। एट इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। भाई इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स से ज़्यादा हो सकती है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स से कम हो सकती है, या बाय चांस दोनों की कंसंट्रेशन बराबर भी हो सकती है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये शर्त नहीं है अभी कंसंट्रेशन बराबर हो, उसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो, लिहाजा आंसर डेल्टा। सारी बातें पॉसिबल। फॉर द गैस फेज रिएक्शन, ये गैस फेज रिएक्शन है, डेल्टा एच है जी माइनस, यील्ड ऑफ जी एट इक्विलिब्रियम कुड बी इंक्रीज्ड बाय। तो पहली बात है इंक्रीजिंग प्रेशर। इंक्रीजिंग प्रेशर मतलब डिक्रीजिंग वॉल्यूम, और वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब है प्रोडक्ट्स के मोल जो है वो कम हो रहे हैं। तो आपके सामने है, इसके कितने मोल हैं 3 और इसके 2 हैं, तो कम हो रहे हैं। जैसा हो रहा है हम भी वैसा करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, फेवरेबल होगा। तो बिल्कुल ठीक। बीटा में इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब एक्सो में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ओवरऑल वो बैकवर्ड के लिए फेवरेबल होता है, यील्ड बढ़ती नहीं बल्कि कम हो जाती है। यूजिंग अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट तो जितना फॉरवर्ड बढ़ाएगा उतना रिवर्स, तो यील्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इक्विलिब्रियम वक्त से पहले आ जाएगा। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, देखें मोल रिएक्टेंट के ज़्यादा है ना, तो उधर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये फिर रिवर्स ले जाएगा, यील्ड बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। तो आंसर अल्फा। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें देखिए हमारे पास ना 2 रिएक्टेंट्स हैं। अब 2 रिएक्टेंट्स कौन से हैं, एक M2 है और एक N है। अब हमने क्या करना है, हमने वो 2 पहले मैकेनिज़्म कह लें या स्टेप्स ले लेने हैं जिनमें N की कंसंट्रेशन सेम हो। अब आप देखें वहाँ M को आप क्या कर रहे हैं, डबल, जैसे आपने उसे डबल किया तो ये भी क्या हो गया, डबल हो गया रेट। इसका मतलब ये जो M है ना, इसकी जो पावर होगी वो 1 होगी, यानी M के लिहाज से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसी तरह अब आपने वो 2 एक्सपेरिमेंट लेने हैं जिनमें M की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो, वो ये हैं। इसमें आप देखें, अब आप इसे डबल कर रहे हैं तो आप देखिए ये डबल नहीं हो रहा, ये कितने गुना हो रहा है, 4 गुना। इसका मतलब 4 गुना तो तब होगा जब इसकी पावर 2 होगी, तो फिर इसकी पावर 2 उसकी पावर 1, तो दोनों को सम करेंगे तो आंसर थर्ड ऑर्डर डेल्टा।
2A प्लस B है, इसमें बन रहा है C और D। इन दिस गैशियस मिक्सचर द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल इज डबल, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स। भाई जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसी भी सूरत कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो आप जितनी मर्जी बढ़ा दें कम कर दें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलवेज विल रिमेन सेम। ये सिर्फ किससे चेंज होता है? टेम्परेचर से। तो आंसर डेल्टा। विच इज द फास्टेस्ट रिएक्शन? देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होगा, पहले आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा, फिर उसका कैटाइन उसके एनाइन से मिलेगा एंड सो ऑन, लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो स्लो प्रोसेस। बेरियम क्लोराइड इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दिया। अब इसमें क्या होगा, बेरियम क्लोराइड के भी क्या बने होंगे? आइंस बने होंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड के भी क्या बने होंगे? आइंस बने होंगे। अब बेरियम सल्फेट से मिलेगा और ये HCl, तो बेरियम सल्फेट जो होता है इसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ऑलवेज अ फास्ट रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल कंबस्चन है, ये भी उसकी निस्बत स्लो होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो वैसे ही स्लो होता है, तो ये भी स्लो होगा। तो आंसर बीटा। विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन? तो वो क्या होता है? K बराबर होता है AE रेज टू पावर माइनस EA और RT। आंसर डेल्टा। विच इज करेक्ट रेट इक्वेशन डिड्यूस फ्रॉम द डाटा इन द टेबल? बिल्कुल उसी तरह हमने यहाँ भी यही करना कि आप देखिए मसलन हमने ले लिया कि भाई ये और ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें Y सेम है, और उसमें आप देखिए आप X को क्या कर रहे हैं? डबल, और उन्हीं में आप देखिए इसमें रेट भी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। इसका मतलब साबित हो गया कि X जो है इसकी पावर हमारे पास 1 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमने वो लेने हैं जिनमें X सेम हो, देखो ये और ये सेम है, इन्हीं में देखना है Y क्या हो रहा है? डबल, और इन्हीं में देखें ये जो रेट है ये भी क्या हो रहा है? डबल। इसका मतलब इसकी पावर भी 1 है। तो ऐसा एक्सप्रेशन सिर्फ कहाँ नज़र आ रहा है? बीटा पे। तो आंसर बीटा। ऑल आर करेक्ट अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्ट एक्सेप्ट, जीरो ऑर्डर के बारे में सारी बातें सही है सिवाय एक के। ऑल फोटो केमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर। भाई जाहिर सी बात है, इसका मतलब वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड कर रहे, सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी पे कर रहे हैं, तो सही। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता। क्यों? कि कंसंट्रेशन जितनी मर्जी हो, CO2 वाटर जैसे फोटोसेंसिस है, CO2 वाटर की जितनी मर्जी कंसंट्रेशन हो, रात के वक्त अगर लाइट नहीं है तो आप फोटोसेंसिस नहीं करवा सकते। बिल्कुल ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज जीरो ऑर्डर, तो ये जीरो ऑर्डर नहीं होता, ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। अभी ऊपर हमने साबित किया था कि वाकई जीरो ऑर्डर के लिए ही होता है। तो गलत कौन सा है? चार्ली। तो आंसर चार्ली।